सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को आकांक्षा सिंह और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। दीपा जी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, और आप कैसी हैं? हाँ, हम भी ठीक हैं, हमारी सखियां भी भली हैं। और ठंड शुरू हो चुकी है। हाँ, थोड़ी थोड़ी यहाँ पे भी हल्की हल्की। यहाँ तो बहुत हल्की सी है। हाँ, यहाँ हल्की हल्की है, लेकिन कई जगहों पर पूरे जोर शोर में ठंड पहुंच चुकी है। बिल्कुल। और सखियों ने भी तैयारी कर ली होगी, स्वेटर, शॉल और जो मोटी चादरें होती हैं, लिहाफ होते हैं, रजाई सब निकाल कर तैयार रखे होंगे। और अब तो जो व्यंजन है ना, खाना पीना भी अब थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। इन दिनों हल्का सा गरिष्ठ खाना भी खाया जा सकता है ना? गरिष्ठ खाना, इस बात से मैं आपके बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। गरिष्ठ खाना तो गरिष्ठ यानी कि भाई ऐसे शुद्ध चीजों से बनी हुई, जैसे घी की बनी हुई पौष्टिक, चलिए ये बोल देते, पौष्टिक चीजें, गरिष्ठ नहीं। गरिष्ठ खाना तो कभी भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, चाहे महिला हो या पुरुष। जी। तो आज हम अपनी सखियों से क्या बातें करेंगे? आज बहुत सी बातें होंगी। डिजिटल जेब। हाँ, डिजिटल जेब ये क्या है? ये कुछ नई चीज है, लेकिन इससे हम सभी को अवगत होना बहुत जरूरी है। तो हम अपनी सखियों को इसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ आजकल की जो परिस्थिति है, यानी जो कोविड-19 महामारी के दौरान कई सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं, कई उत्सव होते हैं जो हम मनाते तो हैं, लेकिन उतने जोर शोर से नहीं। अब कई फंक्शंस होते हैं, आयोजन होते हैं जिनको टाला नहीं जा सकता, लेकिन इस दौरान उन्हें किस तरह मनाएं? जैसे शादियां वगैरह हो गई। बिल्कुल। अब भाई ऐसा है कि या तो उम्र हो गई है, या इन दिनों कोरोना काल की वजह से बच्चे घर में आए हुए हैं, तो माता पिता को लगता है शादी करवा दें, क्योंकि जरूरी है, उम्र होती जा रही है ना? ये तो एक अलग सोच है। लेकिन इस दौरान अगर उत्सव का आयोजन हो रहा है तो क्या खबरदारी रखनी चाहिए? किस तरीके से आप ये सब मैनेज कर सकते हैं? हम थोड़ा सा उस विषय में भी अपनी सखियों से बात करेंगे। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और आगे कुछ हम बात करें, मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। जी बिल्कुल। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी, अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। ये पंक्तियां हैं शीर्ष कवि हरिवंश राय बच्चन जी की कविता पथ की पहचान। इस कविता से इन पंक्तियों को लिया गया है। और आज हरिवंश राय बच्चन जी की जयंती है। जी। और आकांक्षा, कलम का ऐसा जादू कि सीधे सरल शब्दों को कविता का रूप देना, और जो साहित्य प्रेमी नहीं भी है ना, उन्हें काव्य का रस चखा देना या उन्हें बहुत पसंद आ जाना, ये हरिवंश राय बच्चन जी की लेखनी में देखने को मिलती है हम सबको। और अपने सरलता और सहजता के साथ जीवन दर्शन को बहुत ही बखूबी प्रस्तुत किया इन्होंने। गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं पे जब समान अधिकार है, वो इन्होंने पाया इनकी लेखनी में, ये देखने को मिलता है। जी, जीवन के मर्म को गहराई से समझने वाले डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। उनके पिताजी का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माताजी का नाम था सरस्वती देवी। बचपन में उन्हें प्यार से बच्चन पुकारा करते थे, जो आगे चलकर उपनाम की तरह इन्होंने उपयोग किया और इसी नाम से ये प्रसिद्ध भी हुए।
जी, बच्चन जी ने आरंभिक जो शिक्षा जो उनकी जो शुरुआती शिक्षा है वो उर्दू भाषा में की। उसका एक कारण था आकांक्षा कि उस समय ये था कि उर्दू भाषा की शिक्षा अगर आपको कानून की डिग्री लेना है ना तो उसका पहला कदम माना जाता था। फिर उसके बाद में उन्होंने हिंदी भाषा में भी अपनी शिक्षा ली। फिर आगे उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के जो प्रसिद्ध कवि हैं डब्ल्यू बी येट्स, इनकी जो कविताएं हैं इन पे उन्होंने शोध किया। जो इनके पीएचडी में इन्होंने इस इन्हीं की कविताओं पर शोध किया। जी। फिर कुछ समय के बाद जब वो वापस लौटे, वहां से आने के बाद इन्होंने आकाशवाणी इलाहाबाद में भी काम किया है। सन 1926 में आपका विवाह श्यामा बच्चन जी से हुआ, लेकिन बीमारी के कारण सन 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। बाद में सन 1941 में बच्चन जी ने तेजी जी से विवाह किया, जो रंगमंच और गायन से भी जुड़ी थी। साल 1955 में वे जब कैम्ब्रिज से वापस आए, तब भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में ये कार्यरत हुए। कुछ समय के लिए राज्यसभा के सदस्य भी रहे। हिंदी साहित्य में योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ दो चट्टानें, इनकी जो रचना थी, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और आपको सरस्वती सम्मान भी मिला है, नेहरू अवार्ड मिला है, लोटस अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। बच्चन जी ने शेक्सपियर की जो मैकबेथ और ओथेलो, ये जो दो रचनाएं थी, इन दोनों को हिंदी में रूपांतरित करा, यानी कि उसका अनुवाद किया, और भगवत गीता का भी हिंदी में अनुवाद किया है, जिसके लिए वे हमेशा याद किए जाते हैं। बच्चन जी की कुछ रचनाएं हम अपनी सखियों को सुनवाएंगे, लेकिन पहले ये गीत सुनेंगे। कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता। संस्कृति के विस्तृत सागर पर, सपनों की नौका के अंदर, सुख दुख की लहरों पर उठ गिर बहता जाता, मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता। भर कर प्यार अमर, आशीष हथेली में भर कर, कोई मेरा सिर गोदी में रख सहलाता, मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता। मेरे जीवन का खारा जल, मेरे जीवन का हालाहल, मेरे जीवन का खारा जल, मेरे जीवन का हालाहल, कोई अपने स्वर में मधुमय कर
बरसाता मैं सो जाता, कोई गाता, मैं सो जाता, कोई गाता, मैं सो जाता, मैं सो जाता, मैं सो जाता, कोई गाता, मैं सो जाता। दीपा, ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की ही रचना थी, आई लव फिल्म की, यशोदास की आवाज में। और उनकी रचनाओं की हम बात कर रहे थे। हरिवंश राय बच्चन जी को लिखने का शौक बचपन से ही था। उन्होंने फारसी कवि उमर खयाम की कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया, जिसे युवाओं ने काफी पसंद किया। और इसी बात से प्रोत्साहित होकर उन्होंने कई मौलिक कृतियां लिखी, जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। और एक कवि के तौर पर आपकी कविता मधुशाला बहुत प्रसिद्ध हुई, क्योंकि इसकी सरलता और सरसता लिए लेखन को लोगों ने बहुत पसंद किया। उस समय जिन्हें साहित्य या कविता में रुचि नहीं भी रही हो, उन्होंने भी अपने जीवन में कभी न कभी मधुशाला की पंक्तियां जरूर गुनगुनाई होंगी। जी, सीधे और सरल शब्दों से मन के भीतर जाना उन्हें बहुत अच्छे से आता था। अब जैसे ये इनकी रचनाएं हैं ना, मधुशाला, जो बीत गई सो बात गई, अग्निपथ, इस पार उस पार, ये सब मंच पर आज भी आकांक्षा पढ़ी जाती हैं। जी। और बच्चन जी उस युग के कवि हैं जब छायावाद कविता शैली, मतलब उन जो वो विचारधारा वाले जो कविताएं कवि थे, उनमें भी, उनकी विचारधाराओं में भी थोड़ा परिवर्तन आ रहा था। ऐसे में अपनी कविताओं के जरिए सहजता लेकर आने वाले हरिवंश राय बच्चन ऐसे कवि थे जो मन की बात सीधे शब्दों में रख दिया करते थे। अब जैसे ये कविता की कुछ लाइनें हैं, ये कुछ पंक्तियां। आह निकल मुख से जाती है, मानव की ही तो छाती है, लाज नहीं मुझको देवो, यदि मैं दुर्बल कहलाता हूँ, ऐसे मैं मन बहलाता हूँ। इनकी कई कविताएं प्रेरणादायक भी रहीं, जैसे साथी साथ न देगा, नीड़ का निर्माण है, अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है, जो बीत गई सो बात गई। कई सारी कविताएं हैं जो जीवन के सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती हैं। जैसे इन पंक्तियों में, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। और प्रेरणादायी तो लिखते थे, और ऐसी बातें जो कि उनकी विचारधाराओं को, उनकी जो सोच को अभिव्यक्ति करता था, ऐसी कविताएं भी वो लिखते थे। प्रेम भी उनकी कविताओं का एक मुख्य अंग रहा है। जैसे कि अगर इन पंक्तियों को हम पढ़ें कि जिसे सुनाने को अति आतुर, आकुल युग युग से मेरा उर, एक गीत अपने सपनों का, आ तेरी पलकों पर गाऊं, आ तेरे उर में छिप जाऊं। क्या बात है। मानवीय भावनाओं को इतने संवेदनशील तरीके से कविता का रूप देने वाले बच्चन जी की कई कविताएं और रचनाएं हैं जिनका उल्लेख अत्यंत आवश्यक है, जैसे तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, आत्मपरिचय, इसके अलावा निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, दो चट्टाने, बहुत दिन बीते, खादी के फूल, फिर और जो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, ये सब बहुत प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं। और फिल्मों में भी इनकी रचनाओं का उपयोग हुआ, जैसे सिलसिला फिल्म में रंग बरसे जो होली का इतना प्रसिद्ध गीत है, ये आप ही की रचना है। अग्निपथ में जो कविता की पंक्तियां ली गई हैं फिल्म अग्निपथ में, अग्निपथ अग्निपथ वाली, वो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और जैसे हमने अभी ये गीत सुनाया अभी, जी का लिखा, 18 जनवरी 2003 को ये सदा के लिए हमें छोड़ के चले गए, और इन्हें हम शत शत नमन करते हैं। और ये हमेशा हमारे दिल में बसे रहेंगे। इनकी जो कविताएं हैं वो आज भी हम उतने ही चाव से पढ़ते हैं। रही ना
रहे हम, महका करेंगे बनके कली, बनके सबा, बागे वफा में रहे ना रहे हम। मौसम कोई हो इस चमन में, रंग बनके रहेंगे हम खिरामा, चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी, खिजा हो या बहार, यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे बनके कली, बनके सबा, बागे वफा में रहे ना रहे हम, महका करेंगे बनके कली, बनके सबा, बागे वफा में। खोए हम ऐसे, क्या है मिलना, क्या बिछड़ना नहीं है याद हमको, पूछे में दिल के जब से आए, सिर्फ दिल की जमी है याद हमको, इसी सरजमी, इसी सरजमी पे हम तो रहेंगे बनके कली, बनके सबा, बागे वफा में रहे ना रहे हम। जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं, वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे बनके कली, बनके सबा, बागे वफा में रहे ना रहे हम, महका करेंगे बनके कली, बनके सबा, बागे वफा में रहे ना रहे हम। ममता फिल्म का ये गीत था, सखियों ने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और रोशन का संगीत। अब देखो ना आकांक्षा, हर चीज हम याद तो नहीं रख सकते। सही बात है, हर चीज हम याद भी नहीं रख सकते, और इतनी सारी जानकारियां हमारे पास इकट्ठी हुई रहती हैं कि हर एक चीज को अपने इस छोटे से दिमाग में बिठाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, हालांकि हम फिर भी कोशिश करते हैं। और दीपा जी, हम जैसे जैसे टेक्निकली साउंड होते जा रहे हैं, मतलब हम टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, कुछ ना कुछ नया, नई हर दिन कुछ नई खोज हो रही है, हर दिन हम कुछ नया सीख रहे हैं, कोई नया गैजेट हर दिन आ रहा है, तो एक ना एक नई चीज हर दिन हमें सुनने को मिलती है। एक नया टर्म, एक नया वाक्य, नया शब्द टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हम सुनते हैं, और ये निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे में क्या होता है, जैसे ये चीज, जैसे हमने कहा, जैसे तुम कह रही हो तकनीक
बेस्ड हर चीज़ हो गई, तकनीक पे आधारित है। यानी कि अगर कोई एक अकाउंट खोल रहे हो या आपने कहीं से कुछ लिया किया, तो हर जगह कहीं पे आपको अपना आईडी देना होगा या आपको पासवर्ड देना होगा। कभी-कभी अलग-अलग ढेर सारे अकाउंट्स हो जाएँगे इन सब चीज़ों के लिए, तो हर एक चीज़ की अलग-अलग आईडी, अलग-अलग पासवर्ड, मतलब बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। तो इसी टेक्नोलॉजी से, इस नई तकनीक से जुड़ी हुई एक बात हम अपनी सखियों से आज करेंगे, वो है डिजिटल जेब। हुँ। अब ये डिजिटल जेब होती क्या है? तो सब कुछ रखना हमारे लिए आसान तो होता नहीं, हुँ, हुँ। और हर ज़रूरत के कागज़ात को जेब में लेकर चलना भी इन दिनों आसान नहीं है। जी। क्यों, कुछ कहीं गिर सकता है, कहीं कुछ खो जाए तो काफ़ी मशक्कत होती है कि चोरी भी हो जाते हैं ना, उन्हें कभी-कभी बैग्स जी, चोरी हो जी, जाते हैं। बिल्कुल। तो जब हम इतने डिजिटल दुनिया में जीने लगे हैं, तो हुँ। क्यों ना डिजिटल जेब या पॉकेट को अपनाएं, जिसमें आप अपनी ज़रूरत के हर कागज़ात को और हर जानकारी को सहेज कर, संभाल कर रख सकती हैं। तो क्या है ये डिजिटल जेब या पॉकेट? बताएँगी हुँ, बाजी? ये एक इंटरनेट का ऐप है। जैसे हम बहुत सारे और भी दूसरे ऐप्स यूज़ करते हैं, बस ये इंटरनेट का एक ऐप है जिसमें आप कई प्रकार की जानकारियाँ या आपके दस्तावेज़ उनको आप इसमें सहेज के रख सकते हैं। अब ये फ़िज़िकल रखना नहीं, आप उसमें फ़ाइल डॉक्यूमेंट के रूप में सब चीज़ें उसमें एक तरह से हम कहते हैं, सेव जब हो हम जाती कंप्यूटर की भाषा में, तकनीक की भाषा में बात करते हैं, तो हुँ। इसे कहते हैं सॉफ्ट कॉपीज़ रखना। जी। हार्ड कॉपीज़ हम कहते हैं कि जो हम हाथ में उठा के, या जो पन्ने पे हमें प्रिंट मिलता है, उसे हम हार्ड कॉपीज़ कहते हैं। हुँ। लेकिन डिजिटल कॉपीज़ या सॉफ्ट कॉपीज़ वो होती हैं जो हम मेल कर सकते हैं, हुँ। या जिनको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जी, कभी-कभी ये बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छे से बताया कि जो हाथ में हम जिसको रख सकते हैं, पेपर के रूप में जी। जिसे ले सकते हैं, वो होती है हार्ड हार्ड कॉपी। कॉपीज़। तो ये जो हमारे मेल के रूप में है या इंटरनेट में कहीं पे सेव है, वो कहलाती हैं सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपीज़। कॉपीज़। तो अब ये सॉफ्ट कॉपीज़ हम किन-किन चीज़ों की कर सकते हैं आकांक्षा? इसके पहले हम सखियों को बता दें कि ये जो डिजिटल पॉकेट या जेब है, ये एक नहीं, कई हुँ, हुँ। प्रकार के ऐप्स हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। हुँ, हुँ। और ये आपके ईमेल आईडी, हुँ, इसके अलावा पासवर्ड्स, यूज़र नेम, फ़ोटोज़, फ़ाइल और कई सारी जानकारियाँ आपके लिए सहेजने का काम करते हैं। हुँ। तो इन ऐप्स पर ज़रूरत के दस्तावेज़ और कागज़ातों को रखकर हम कभी भी, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सखियों, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि ये ऐप्स पूरी तरह सुरक्षित हों और इनकी सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रमाणित हो। हाँ, और ख़ास तौर पर भारतीय मान्यता प्राप्त ऐप का ही इस्तेमाल करें तो और बेहतर होगा। तो यानी कि इसे कह सकते हैं ना हम कि चलता-फिरता डिजिटल जेब है जो कभी भी ना तो कहीं गुम होगा, ना चोरी होगा। जी। हुँ। और देखो ना आजकल के कितने काम तकनीक आधारित हो गए हैं, जैसे तुमने बोला कि बैंकिंग से लेकर सामान की खरीदारी हो, बिजली का बिल भरना हो या सोशल मीडिया पर आप अपने जो करीबियों से मेल-जोल करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए कहाँ-कहाँ नहीं इंटरनेट अब यूज़ होने लग गया है और हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। लेकिन मुश्किल तब आती है आकांक्षा जब इन सब चीज़ों के लिए अलग-अलग वेबसाइट्स बनाते हैं और हम उनके लिए अलग-अलग अकाउंट्स खोलते हैं। जब अकाउंट्स अलग-अलग खोले जाते हैं तो यूज़र नेम और पासवर्ड ये सब भी अलग-अलग होते हैं जी। और इन्हें याद रखना तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की जो जानकारियाँ हैं जो बहुत ज़रूरी है, इन सबको आप डिजिटल जेब जैसे ऐप में रख सकते हैं और इसका एक मास्टर पासवर्ड ही बस मतलब एक ही पासवर्ड आपको याद रखना है जिसमें कि आपने बहुत सारे दस्तावेज़ सेव करके रखे हुए हैं। और इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि ये ऐप जो है ये सुरक्षित हो, विश्वसनीय हो ताकि इसमें से कहीं कोई चीज़ आपकी चोरी हो जाए, ये ना हो सके। हाँ, और कई ज़रूरत के कागज़ात होते हैं जिन्हें हम अपने पास हमेशा रखते हैं, फ़ाइल करके रखते हैं। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, हुँ, ये हुँ। ये पुराने होते जाते हैं, जी। है ना? कभी-कभी फट भी जाते हैं। हुँ। तो ऐसे में अक्सर उपयोग में आने वाले जो कागज़ात हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो हुँ, गया, हुँ, गाड़ी हुँ, के हुँ। कागज़ात हो गए, हुँ। जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफ़िकेट हो गए, हमारा आधार कार्ड हो गया, स्कूल या कॉलेज की जो पुरानी अंक सूची है, मार्कशीट्स हैं, वो हो गईं। हुँ, इसके हुँ। अलावा कई सारे घर के कागज़ात बहुत होते हैं, सारे बहुत होते सारे हैं। ऐसे आप ज़रूरी, कभी-कभी रिज़्यूमे की भी हाँ, मास्टर कॉपी लिए बहुत घूमते हैं। सारे ऐसे ज़रूरी पेपर्स होते हैं। तो हुँ, हुँ। इनकी जो फ़ोटोकॉपी होती है, इन ऐप्स में यानी डिजिटल जेब में सुरक्षित रहती है। हुँ, हुँ।
और इसके अलावा कभी-कभी ये एक कैलेंडर की तरह भी काम करता है। जी। जैसे कि अगर आपको किसी ख़ास दिन पर कहीं या एनिवर्सरी हो या जन्मदिन हो, कोई ख़ास दिन आपको याद रखना हो, तब हम अक्सर भूल जाते हैं ना, जैसे भूलने की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी वो इन सब चीज़ों को अगर आप वहाँ पे रिमाइंडर में डाल दें, तब भी ये याद रखता है और आपको समय आने पर बता देगा। आगे कोई फ्यूचर में या भविष्य में कोई ऐसी घटना या कुछ ऐसा, जैसे हम शादी ब्याह की बात कर रहे थे ना, जी, कुछ जी। ऐसे ज़रूरी मुलाकातें होने वाली हों अगर, तो इन सब चीज़ों को भी वो सेव कर लेता है, वो तारीख को सेव कर लेता है। और आपको समय-समय पर बताता रहेगा कि हुँ, इस हुँ। दिन आपका ये कार्य है, इस दिन ये ज़रूरी कार्य है। जी। तो आपको रिमाइंडर मिलता रहेगा, हुँ। है ना? तो ये डिजिटल जेब है, इसके बारे में सखियाँ थोड़ी-सी जानकारी और प्राप्त करें और हो सके तो इसका इस्तेमाल करना सीखें। यही तो हम चाहते हैं। और अब हम ये करेंगे कि एक गीत सुनवाएँगे। चलिए। किसका महल है, किसका ये घर है, लगता है ये कोई सपना, सपना। किसका महल है, किसका ये घर है, प्रेम नगर है ये अपना ओ रखना। किसका महल है, किसका ये घर है, लगता है ये कोई सपना। ओ रखना, किसका महल है, किसका ये घर है, प्रेम नगर है ये अपना। जान मन जान जा, मैं कहाँ, तुम कहाँ, जान मन जान जा, मैं कहाँ, तुम कहाँ, मेरी नजर हैरान है, ये आपका एहसान है। मैंने बनाया, तुमने सजाया, प्रेम नगर है ये अपना। ओ सजना, किसका महल है, किसका ये घर है, लगता है ये कोई सपना। क्या कहूँ, क्या नहीं, आज सारी हंसी। क्या कहूँ, क्या नहीं, आज सारी हंसी। ताजमहल तो वीरान है, इस महल में तू मेहमान है। मुझको मुझको यकीन है कि सच नहीं है, लगता है ये कोई सपना। ओ रखना, किसका महल है, किसका ये घर है, प्रेम नगर है ये अपना। प्रेम नगर है ये अपना, प्रेम नगर है ये अपना। सखियों, फिलहाल सखी सहेली कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। वह हम यूं गए और यूं आए। आप बने रहिए विविध भारती के साथ।
धरती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली, और आज आपके साथ सखियां हैं दीपा और आकांक्षा। आकांक्षा। तो दीपा जी, हम लोग कुछ बात करने वाले थे कि आजकल जो परिस्थितियां हैं, खासकर कोविड-19 के दौरान, हम सभी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इस बीमारी को हरा सकें, अपने देश से भगा सकें। इसके लिए कई चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि समय-समय पर साबुन और पानी से अपने हाथ धोते रहिए, सफाई का पूरा ख्याल रखिए, खांसते या छींकते समय अपने मुंह पर, नाक पर रुमाल ज़रूर रखिए, यानी अपने मुंह और नाक को ढकिए। साथ ही साथ आप अगर बाहर जा रहे हों, ज़रूरी काम से, बहुत ज़रूरी काम है तो बाहर जाना बेशक पड़ेगा, लेकिन बाहर जाते समय मास्क लगाना ना भूलिए और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन करिए, यानी लोगों से 1 हाथ तक की दूरी बनाए रखिए। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन सब जो नियम शर्त हैं, इनको पालें ताकि हम इस महामारी से एक साथ मिलकर इस उबर सकें। जी, लेकिन इस दौरान काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, कई गाइडलाइंस हैं जिनका हम सभी पालन कर रहे हैं मिलके। कुछ क्षण ऐसे होते हैं या घर में कुछ पारिवारिक उत्सव ऐसे होते हैं जिन्हें समय रहते निपटा लिया जाए तो बेहतर रहता है, मतलब उन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता। जी। जैसे शादी ब्याह का मामला है। इस महामारी के दौरान जो शादियां हो रही हैं, काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है उनमें भी। तो हम कई छोटी-छोटी सी बातें होती हैं, जैसे मेहमान आने वाले हैं और उनके खाने-पीने का ध्यान रखना है, उनको कहाँ रुकवाना है, कैसे ठहराना है, कैसे और ठहराना है। ये सब चीज़ों की जितने हम गाइडलाइंस हैं उनका भी पालन करते हुए कैसे ये मेंटेन हो और ये शादी का जो रौनक है और खुशियां हैं वो पूरी बरकरार रहें। और देखो ना, मेहमान तो होते ही है शादी की रौनक, मेहमान नहीं तो शादी कैसी। तो लेकिन हालातों का ध्यान भी तो रखना है, बिल्कुल रखना है, और के स्वागत में भी कमी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना बिल्कुल है। तो इन दिनों जो शादियों का आयोजन हो रहा है, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसी हिसाब से आप मेहमानों की लिस्ट बनाएं। जितनी कम संख्या रहेगी मेहमानों की, उतना आपके लिए भी अच्छा है, सबकी सुरक्षा को देखते हुए, है ना? जी, ये वक्त ही कुछ ऐसा है जहाँ हमें ध्यान तो ज़रूरी ही रखना है, क्योंकि मन तो बहुत होता है कि हम सबको बुला लें, हमारे हर रिश्तेदार को बुलाएं, लेकिन ये अभी संभव नहीं है सभी के स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य की बात है और ये सभी को समझना होगा कि चलिए हमें निमंत्रण नहीं मिला है, कोई बात नहीं, इसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, परिस्थिति ही कुछ ऐसी है। तो और साथ ही साथ जो मेहमान आ रहे हैं, जो आयोजन हो रहा है, वो खुली जगह में हो और जो हर रीति रिवाज है वो खुली जगह में उसका पालन किया जाए। जी, ताकि क्योंकि अगर बंद हॉल में या जो जैसे किया जाता है ना कि एक हॉल लेकर के उसमें सब कुछ सारे विधियां कर ली जाती हैं, तो अभी इन दिनों में तो ये चीज़ ना हो तो अच्छा है, क्योंकि संक्रमण के फैलने का बहुत ज़्यादा डर हो जाता है। अगर 50 लोग भी एक बंद हॉल में हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। जी, और सबसे अच्छा तो ये है कि हम डिजिटल युग में रह रहे हैं, जो तकनीकी इतनी बढ़ गई है। थोड़ी देर पहले ही हमने इतनी बातें की, तो हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो हमारे जाने पहचानने वाले हैं, जो नहीं आ सके हैं शादी में, सबसे बेहतर है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो शादी अटेंड करें। बिल्कुल, और वो चाहे तो वहीं से कुछ बोल भी सकते हैं, चाहे तो जहाँ बैठे हैं जिस शहर में, अपने घर में थोड़ा अच्छे से तैयार, थोड़ा क्या पूरा अच्छे से तैयार हो और आप मतलब अपने आप को हम महसूस कर सकते हैं कि हम वहीं शामिल हैं, और जो दूल्हा दुल्हन होंगे, उनके माता पिता होंगे, जो बिल्कुल करीबी लोग होंगे, उन्हें भी देख करके बहुत अच्छा लगेगा कि हम दूर से बुला नहीं सके, लेकिन आप इस तरह से शामिल हैं, ताकि अक्सर ऐसे मौके पे होता है ना आकांक्षा, कि जब हम बुला नहीं पाते किन्हीं को, तो जो नहीं बुला पाता उन्हें बहुत बुरा लगता है। वर वधू को भी लगेगा, माता पिता को भी लगेगा कि हम इन्हें बुला नहीं पाए। तो ऐसे में हम उनको इतनी तो खुशियां दे ही सकते हैं कि हम तैयार होकर के और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अटेंड करें। और कितनी अच्छी बात है। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखना जरूरी है कि शादियों के जो निमंत्रण दिए जाते हैं, अक्सर प्रथा ये रही है कि घर घर जाकर निमंत्रण पर्सनली जाकर दिए जाते हैं, लेकिन
डिजिटल निमंत्रण ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है। ये कुछ वक्त पहले से कुछ किन्हीं किन्हीं लोगों ने शुरू भी किया था, आकांक्षा, जहाँ पे जो लोग ऐसी सोच रखते हैं ना कि हमें पेपर का थोड़ा पेपर सेविंग, जिनकी विचारधारा रहती है कि बहुत ज़्यादा पेपर का इस्तेमाल ना हो, लेकिन इन दिनों तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि कार्ड हम व्हाट्सएप मतलब के ज़रिए कर लिए जाए। सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है, आप एक वीडियो भी बना सकते हैं, अच्छा सुंदर सा वीडियो बनाया, वो वीडियो अपने हर रिश्तेदार को भेज सकते हैं या उन्हें जिन्हें आप बुलाना चाहते हैं। तो एक तरह से निमंत्रण भी हो जाएगा, एक तीर दो पंथ होगा। कैसे बताइए? हम निमंत्रण भी दे देंगे, कांटेक्ट लेस रहेगा, मतलब हम किसी से संपर्क में भी नहीं आएंगे। बिल्कुल। और साथ ही साथ पेपर की भी बचत हो रही है। साथ ही साथ जो शादी के कार्ड्स रहते हैं वो काफी खर्चीले भी होते हैं। बिल्कुल। आजकल तो बहुत सुंदर सुंदर बनने लग गए हैं और इतने बड़े बड़े कार्ड, क्या वो पूरे बॉक्स के तरीकों में भी आते थे। जी बिल्कुल। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि डिजिटली हम आमंत्रण भेजें सभी को, अपने रिश्तेदारों को। बिल्कुल। अब जो मेहमान आए हैं और जो लोग इस शामिल होने वाले हैं इस शादी में, थोड़े बहुत शामिल होने वाले हैं, उनके खाने पीने का और उनके रहने की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना होगा, है ना आकांक्षा? इसके लिए क्या किया जा सकता है? जैसे जो व्यंजन बना रहे हैं, अब वो वैसे तो शादियों में ये होता है कि कई प्रकार के बनते हैं और हर रीति के बाद में जो, जैसे अगर ब्रेकफास्ट है तो उसमें भी कई प्रकार की चीज़ें, उसके बाद भोजन होता है, भोज होता है, जो प्रीति भोज होता है दोपहर का, वहाँ देखो तो कई प्रकार के व्यंजन होते हैं, पूरा लंबी एक टेबल सजी हुई रहती है और आपको कई सारी चीज़ें मिलती है जिसमें से आप खा सकते हैं। लेकिन इन दिनों में हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सीमित कर लीजिए। जी, ये सुरक्षा को देखते हुए थोड़ी चीजें ऐसी बनाएं जो कि जरूरी और अच्छी भी लगे। शादी का माहौल है तो अच्छी भी लगे, और जब बहुत ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठे नहीं होंगे ना, तो सभी के सेहत के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर आप कितने प्रकार के व्यंजन बना रहे हैं ये जरूरी ना देकर, इस पे जोर ना देकर के ये जोर दें कि स्वाद अच्छा रखें हर चीज का। जी, और साथ ही साथ एक चीज और की जा सकती है, जो बुफे सिस्टम है उसके बदले फूड बॉक्स, यानी जो खाने का जो बॉक्स है, उसे बॉक्स में हर प्रकार के व्यंजन जो भी आपने बनवाए हैं वो रख के आप पार्सल भी दे सकते हैं, फूड बॉक्स दे सकते हैं पैक करके। ये स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा है। और देखिए, बुफे कई जगह ऐसा होता है कि उनको लगता है कि बुफे तो हमें रखना ही है, तो अब जब बुफे रखा है तो कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि भाई चपाती या तंदूरी रोटी या इस तरह की चीज़ें जो होंगी वो गर्मा गर्म ही परोसी जाएगी। तो जो खाना परोसने वाला बंदा है, एक तो वो बिल्कुल साफ सुथरा हो, वो तो ध्यान रखा ही जाएगा। हाथ में सबके ग्लव्स होना बहुत ज़रूरी है जो कि खाना परोस रहा है, और बहुत लोगों को इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक या दो लोगों जो जिम्मेदार लोग हैं बस उन्हीं को लगाएं, और बार बार बहुत सारी चम्मचें और इस तरह के जो भी दूसरे बर्तनों का जो इस्तेमाल होगा वो कम हो, बहुत सारे लोगों के हाथ में से ना गुजरे वो चीज़, तो वो भी सुरक्षा के तौर से एक अच्छा विकल्प है। दीपा जी, ये कोरोना कोविड-19 जो महामारी है, इससे लड़ना, इससे दो हाथ करना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के जो आयोजन हैं, फिलहाल हम स्वयं ये तय करें कि हमें इनमें सीमित संख्या रखनी है। सभी के स्वास्थ्य का ध्यान हमें खुद रखना है। हमारा परिवार हमारी जिम्मेदारी है, साथ ही साथ हमारा देश भी हमारी जिम्मेदारी है। तो ये इन सबको देखते हुए, सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, सीमित संसाधनों के साथ और सीमित लोगों के साथ हम इस तरह के आयोजन करें ताकि ये सभी के लिए बेहतर हो। और कभी-कभी क्या होता है, ऐसा लगने लगता है कुछ लोगों को कि भाई हमने ये नहीं करा तो अच्छा नहीं लगेगा, वो नहीं करा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये वक्त ये सोचने समझने का बिल्कुल नहीं है। सबसे ऊपर स्वास्थ्य है, और सिर्फ हमारा ही नहीं, सबका स्वास्थ्य है। और फिलहाल इस समय हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी सखियों को गीत सुनवाएं। चलिए। Oh
कुछ व्यंजन विधियां भी हम अपनी सखियों के बिल्कुल लिए बिल्कुल लेकर आए बताने हैं। वाले हैं भाई, हमारी सखियां पेन पेपर नोटबुक सब लेकर के तैयार बैठी रहती हैं। तो उनको इंतजार और नहीं करवाते, मैं जल्दी से बताती हूँ। सबसे क्या बता रहे पहली हो आज? सब्र करें, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन जो हमारी पहली रेसिपी है वो मीठी नहीं है, थोड़ी सी नमकीन है। हम्म। थोड़ी मतलब नमकीन है। अच्छा, ये है शकरकंद की कचौड़ी। क्या बात है, कचौड़ी। हाँ, कचौड़ी सुन के मुंह में पानी आ गया, और वो भी आंखें शकरकंद की। तो आंखें थोड़ी खुल जाती है हाँ, कि स्वाद के शकरकंद साथ की साथ सेहत भी है। सेहत भी है। सखिया सामग्री नोट करें। 500 ग्राम शकरकंद, 250 ग्राम आटा गेहूं का, आधा कप उबली हुई मटर, 1/4 कप कद्दूकस किया हुआ पनीर, 1-2 बारीक कटी हरी मिर्च या स्वादानुसार हरी मिर्च, साथ ही नमक स्वादानुसार, मोयन के लिए देसी घी। सूखे मसाले में है लाल मिर्च पाउडर स्वाद के हिसाब से, धनिया पाउडर, नमक, भुनी हुई थोड़ी सी सौंफ और साथ साथ अमचूर पाउडर। अब विधि है, शकरकंद जो है उसे लगभग 70% तक उबाल लें, यानी कि वो गलनी भी नहीं चाहिए लेकिन एकदम कड़ी भी नहीं ना होनी रहे चाहिए। जी। अब इसे छील कर कद्दूकस कर ले, हल्की हल्की नरम हो जाए वो, लेकिन गले ना, इस बात का ध्यान रखें। फिर इसे छील कर कद्दूकस कर ले। अब आटे में मोयन जितना घी डालकर आटा गूंथ ले। मटर को दरदरा पीस कर कढ़ाई में छौंक लें। छौंक में जैसे हम राई जीरा डाल सकते हैं। अब इसमें एक एक कर सूखे मसाले डाल लें। जब ये मसाले ठंडे हो जाएं तब पनीर मिक्स कर लीजिए। अब ये स्टफिंग यानी जो हमारा भरावन है कचौड़ी का वो तैयार है। आटे की लोइयां बना ले और हर एक के बीच में इस भरावन को भर लें, हिसाब से, न ज्यादा न कम, और अच्छी तरह से बंद कर लें। खुलनी नहीं चाहिए कचौड़ी तलते वक्त, हल्के हाथ से दबाना है। अब कढ़ाई में तेल डालकर जब तेल तलने लायक गर्म हो जाए तब धीमी आंच पर कचौड़ियों को भून ले, माफ कीजिएगा तल ले। सुनहरा होने तक तलें, एकदम जलाएं भी ना, और रंग ये ऐसा हो कि पक जाए कचौड़ियाँ, गुलाबी सा हो। जी, गुलाबी सा हो। और ये जो है ना आकांक्षा, कचौड़ी को जो बंद करने की तकनीक जो है ना, ये बहुत खास होती है। ये मतलब ना बहुत ज्यादा दबना चाहिए। सारा खेल उसी में होता है। उसी में अगर कचौड़ियाँ ठीक से ढंग से बंद नहीं होंगी तो तलते समय वो खुल जाएंगी, और जो सारा भरावन है वो तेल में निकल आएगा। तो तेल तो खराब होगा ही होगा, साथ ही साथ कचौड़ियाँ भी उतना मजा नहीं देंगी। जब तो अगर पहले जिनको आता है, बहुत सारी हमारी सखियों को आता ही है, जिन्हें आता है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनके हाथ से नहीं बनता है तो पहले हम थोड़ा भी बना के देख सकते हैं। थोड़ा बनाकर देखें, जब छोटी सी भी बना के देख सकते हैं। और जब आपका हाथ बैठ जाए तो आप अपने हिसाब से उस आकार की बनाएं। तो जो कहने का मतलब था ना गरिष्ठ, मेरा यही मतलब था कि ठंड में इन तरह की चीजों का जो स्वाद है वो बहुत अच्छा लगता है। तो आपके उस गरिष्ठ का मतलब अब हमें समझ में आ गया है। अगली रेसिपी बताने से पहले सखियों को ये भी तो बता दीजिए कि ये जो कचौरी है शकरकंद की, ये चटनी के साथ खा सकते हैं, सॉस के साथ खा सकते हैं। बिल्कुल। और वो जो दही जिसको हम पानी जिसका निथार लेते हैं ना, उसमें आप काली मिर्च नमक डाल के एक डिप की तरह बना ले, उसके के साथ भी खा सकते हैं। तो ये तो आप मतलब चटपटी जो चाट है उसकी तरह भी, जैसे कचौड़ी को फोड़ ले और उसमें दही और बहुत सारा मसाला वगैरह डाल करके ऊपर से नमकीन भुजिया डाल के भी खा सकते हैं। चाट कह दिया, हमारी सखियों ने सब समझ लिया। जैसे कि महिलाओं का तो प्रिय होता है ना चाट। अगली रेसिपी बताइए। आपने नमकीन बताई है तो अब हम एक मीठा बता देते हैं। खसखस बादाम का हलवा। ये ठंड में खाया जाता है क्योंकि ये कहते हैं कि ब्रेन टॉनिक है, मतलब ब्रेन टॉनिक क्या, पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है, बहुत पौष्टिक है, और कुछ मात्रा में बड़े बुजुर्गों को तो ज़रूर खिलाना चाहिए ये वाला हलवा, जब बहुत अच्छे से ठंड पड़ रही होती है तब। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप ले लीजिए खसखस 1 कटोरी, 4-5 घंटे उसको भिगा लें, और भिगा के उसके बाद उसको पानी अच्छे से निथार के उसको पीस लिए। पानी अच्छे से निथार लीजिए, पानी नहीं उसमें रहना चाहिए, ऐसी छन्नी में डालें जिससे बिल्कुल पानी अच्छे से निकल जाए, फिर पीस लें। उसके बाद 100 ग्राम बादाम भी आपको 4-5 घंटे भिगोना है, लेकिन ये दोनों को अलग अलग भिगोना, क्योंकि पोस्ता दाना जो होता है ना, खसखस का दाना, ये बिल्कुल छोटा छोटा है, बादाम अलग बड़े हैं, दोनों को अलग अलग भिगाना है। और फिर जब ये 4-5 घंटे हो गए तो बादाम के छिलके निकाल लीजिए और इसे भी आप पीस लीजिए, इसे भी अलग पीस के। अब दोनों को अलग अलग पीस लिया,
अब क्या कीजिए कि कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच, सबसे पहले 2 बड़े चम्मच घी डालिए। अभी घी और भी पड़ेगा, आप सबसे पहले 2 चम्मच डालिए और जब पिघल जाए घी तो पोस्ते दाने का जो पेस्ट है, खसखस के दानों का, वो सबसे पहले डालिए। इसको डाल के मध्यम आँच पे आपको सेकना, बिल्कुल हल्की-हल्की। जी। मध्यम क्या, बिल्कुल धीमी आँच पे ही बिल्कुल रखिएगा। और जब थोड़ा-सा ये सिकने लग जाए, फिर अब आप इसमें बादाम का पेस्ट डाल दीजिए। दोनों को चलाते रहना है, क्योंकि अगर चलाया नहीं तो ये कढ़ाई में नीचे चिपक सकता है। फिर धीरे-धीरे करछी चलाते हुए इसे आप सुनहरा होने तक भून लीजिए। अब हम जैसे सारे हलवे बनाते हैं ना, आटे का हलवा, रवे का हलवा, इसी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि खुशबू भी अच्छी आने लग गई है और सुनहरा हो गया है पूरा पेस्ट। यहाँ पर आपको पानी डालना है, गर्म पानी, वैसे ही जैसे हम अन्य जितने जो दूसरे हलवे होते हैं हमारे, जिस तरह से बनाते हैं वैसे ही डालना है और लगातार हिलाते रहना है। फिर जैसे ही थोड़ा सा पानी कम हुआ, यहाँ हमें डाल देना है शक्कर 1.5 कटोरी। अब ये 1.5 कटोरी नाप इसमें इसलिए ये बोला है क्योंकि ये बिल्कुल बराबर की मिठास देगा। आप चाहें तो इससे थोड़ा कम भी कर सकते हैं। और अच्छे से इसको हिलाते रहिए। शक्कर जब पूरे अच्छे से पिघल जाए और पानी भी सारा उड़ जाए, तब आप इसको एक अपने कटोरे में या बोल में, जिसमें भी आप निकालना चाहते हैं, इसको निकाल लीजिए। ऊपर से बादाम की छोटी-छोटी कतरन, पिस्ता की छोटी-छोटी कतरन, इससे भी आप सर्व कर सकते हैं। जब मेहमान आए घर में भी चाहे तो इस तरह से सर्व करके सबको खिला सकते हैं। क्या बात है! तो ठंड का मौसम है और ये पौष्टिक जो हलवा है हमारी सखियाँ ज़रूर बनाएंगी। सजनी ले चलूं नदिया के पार, तेरे बिन साजन लागे न जिया मिलते मिलते झुक गए क्यों नैन तेरे, झुके झुके नैना करते हैं, झुके झुके नैना करते हैं तुमसे फरार। क्या तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार। आ तो है सजनी ले चलो नदिया के पार। दरिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल, दरिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल। इन लहरों पर मन मेरा गया मचल
हलचल मचल। एक बात कहता हूँ तुमसे, एक बात कहता हूँ तुमसे, ना करना इनकार। क्या? तो है सजनी, ले चलूं नदिया के पार। तेरे बिन साजन लागे न जिया ना बीते ये रात हम मिलते ही रहे। बस तारों की छाँव में चलते ही रहें। नाम तेरा ले ले कर गाए, नाम तेरा ले ले कर गाए, धड़कन का हर तार। क्या? तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार। बार बार तोहे क्या समझाए पायल की झनकार। तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार। तो है सजनी, ले चलूं नदिया के पार। और दीपा जी, मैं देख रही हूँ कि आपने जल्दी जल्दी एक रेसिपी और उठा ली है। छोटी सी है लेकिन बहुत मजेदार। अभी इन दिनों में मिलते हैं मकई, कॉर्न, तो कॉर्न और तोरई की सब्जी। तोरई वो जो गिलकी जैसी होती है, जो जी, जी, नुकीलेदार जी, जी। होती है। तो कॉर्न ले लें आप 2 कप पिसा हुआ। तोरई 100 ग्राम लेना है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना, थोड़े से टुकड़े कर ले छोटे छोटे। हरी मिर्च 1 या 2 जैसे आपको ठीक लगता हो। थोड़ी सी हल्दी लेना है, नमक अपने स्वाद से लेना है। लाल मिर्च भी जैसे घर पे चलता हो ना वैसे ही डालिए इसमें। जी। ज़्यादा तीखा या खाते हो अगर तो थोड़ा सा ले लीजिए ज़्यादा। और थोड़ी सी शक्कर इसमें डलती, बिल्कुल मामूली सी। थोड़ा सा लगभग 1 या 2 टीस्पून बेसन लेना है। अगर ये जो कॉर्न की सब्जी बहुत पतली हो गई तो डालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ओके। हरा धनिया लेना है ऊपर से सजाने के लिए, और राई जीरा लेना है बघार करने के लिए। कढ़ाई में राई जीरे का सबसे पहले छौंक लगा लीजिए और हरी मिर्च इसमें डाल लीजिए, जैसे टुकड़े करें। फिर तोरई के जो छोटे छोटे टुकड़े करे हुए ना वो डाल लीजिए। तोरई को हल्का सा पकने देना है, तो अगर आपको लगता है तो थोड़े से पानी की छींटे डाल दीजिए ताकि ये तोरई आपकी हल्की सी पक जाए। अब थोड़ी सी देर के बाद पिसा हुआ जो मकई 2 कप लिया है आपने वो डाल लो और चलाते रहना है, क्योंकि ये पतले बेसन की तरह बनेगा तो ये चिपक जाएगा नीचे उस तेल में। तो इसको चलाते रहिए और यहाँ पर आप आधा ग्लास पानी डाल दीजिए लगभग। जब आपको ऐसा लगे एक उबाल आने लगे और उसके बाद भी ऐसा लगे कि नहीं ये पतला कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा बेसन डाल सकते हैं। नहीं है और कंसिस्टेंसी बराबर लग रही है तो फिर आप हलवे से हल्की पतली कंसिस्टेंसी इसकी रहेगी, गाढ़ापन। अब ज़रूरत लगे तो ही पानी डालिएगा या ज़रूरत लगे तो बेसन डाल दीजिएगा, दोनों तरीके हैं। और थोड़ा सा जब ये पकने लग जाएगा ना तो सारे मसाले ऊपर आ जाएंगे अपने आप ही। तो यहाँ समझ में आ जाता है कि मकई पक गई और बहुत जल्दी बन जाती है ये सब्जी। तो थोड़ी सी पतली बनती है लेकिन अच्छी लगती है। कितना गाढ़ा रखना है आप अपने पसंद से, घर में अगर पतला लगता है पसंद आता है तो थोड़ा पतला रख लीजिए, और थोड़ा सा गाढ़ा रखना है तो ज़्यादा देर चला लीजिए तो वो गाढ़ा हो जाएगा। ऊपर से हरा धनिया डाल दें और पराठों के साथ ये बहुत ही अच्छा पराठों के साथ या भाकरी जिसे हम कहते हैं, गेहूं की रोटी के अलावा बाजरा है, ज्वार है, चावल की रोटी है, कई तरह के ऑप्शंस है। इन सभी के साथ ये सब्जी हमें अच्छी लगेगी। और इसी रेसिपी के साथ आज का सखी सहेली कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। फिर सोमवार को आपसे मुलाकात होगी सखियों। फिलहाल के लिए आकांक्षा सिंह और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली।